हेलो बच्चों, एसबीएन ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे मानव तंत्र। उसका चैप्टर है रक्त एवं परिसंचरण तंत्र। देखेंगे परिसंचरण तंत्र क्या होता है। परिसंचरण तंत्र अंगों का एक समायोजन है जिसमें कोशिकाओं के मध्य गैसों का, हार्मोनों का, पोषक तत्वों का, उत्सर्जी पदार्थों का परिवहन होता है या संचरण होता है। उसे परिसंचरण तंत्र कहते हैं। मानव में बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, जिसमें रक्त, हृदय व रक्त वाहिनियां सम्मिलित है। दोबारा देखेंगे, परिसंचरण तंत्र अंगों का समूह है जो कोशिकाओं के मध्य गैसों का, हार्मोनों का, पोषक तत्वों का, उत्सर्जी पदार्थों का परिवहन और संचरण करता है। मानव में बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। बंद का मतलब क्या होता है कि हमारा जो ब्लड है वो रक्त वाहिनियों में बहता है। अब इस तंत्र में शामिल है रक्त, हृदय व रक्त वाहिनियां। हम इन सब के बारे में जानेंगे। सबसे पहले जानते हैं रक्त के बारे में। रक्त क्या होता है? रक्त तरल संयोजी प्रकार का उत्तक है जो हल्का क्षारीय होता है। इसका पीएच मान 7.4 होता है और ये सामान्यतः किसी स्वस्थ व्यक्ति में 5 लीटर होता है। इसका निर्माण लाल अस्थि मज्जा में होता है। इसका निर्माण कहाँ होता है? लाल अस्थि मज्जा में। हाँ, भ्रूण अवस्था व नवजात शिशुओं में इसका निर्माण प्लीहा में होता है। रक्त एक तरल संयोजी प्रकार का उत्तक है। इसका पीएच मान 7.4 होता है, यानी कि हल्का क्षारीय है, और ये सामान्यतः व्यक्ति में, स्वस्थ व्यक्ति में 5 लीटर के लगभग होता है। इसका निर्माण लाल अस्थि मज्जा में होता है और भ्रूण अवस्था या छोटे बच्चों में, नवजात शिशुओं में इसका निर्माण प्लीहा में होता है। अब जो हमारा रक्त है 2 प्रकार का होता है। इसके 2 भाग होते हैं, एक तो तरल भाग और एक ठोस भाग। तरल भाग को हम बोलते हैं प्लाज्मा। ये प्लाज्मा हमारे रक्त का 55% भाग बनाता है। और ये ठोस भाग है जो कोशिकाओं का बना हुआ है, और ये 45% भाग बनाता है। प्लाज्मा जो है इसके 55% भाग में 92% भाग जल है और 1% अकार्बनिक व कार्बनिक पदार्थ है। अकार्बनिक व कार्बनिक पदार्थ है। और जो हमारा ठोस भाग है कणिकाओं का बना हुआ या कोशिकाओं का बना हुआ, ये 3 प्रकार का होता है। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और तीसरा है प्लेटलेट्स। हम इनके बारे में भी जान लेते हैं एक बार। आरबीसी, लाल रक्त कणिकाएं।
इनका निर्माण भी वही अस्थि मज्जा में होता है। इनका जीवन काल 120 दिन होता है और इसमें हीमोग्लोबिन नामक एक वर्णक पाया जाता है, जो एक प्रकार का प्रोटीन है जो रक्त को लाल बनाता है। क्या बनाता है? रक्त को लाल बनाता है। और ये केंद्रक विहीन होता है। इसकी कोशिकाओं में केंद्रक नहीं पाया जाता है, यानी केंद्रक विहीन होता है। देखेंगे दोबारा, इसका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। इसका जीवन काल 120 दिन होता है। इसमें हीमोग्लोबिन नामक एक प्रोटीन पाई जाती है, वर्णक, जो रक्त को लाल बनाता है। और ये कोशिकाएं जो है केंद्रक विहीन होती हैं। अब हम इसके बाद लेते हैं WBC। WBC इन्हें बोलते हैं श्वेत रुधिर कणिकाएं। श्वेत रुधिर कणिकाएं। इनमें हीमोग्लोबिन अनुपस्थित होता है। इसके कारण ये रंगहीन होती है, इनका कोई रंग नहीं होता है। और रंगहीन होने के कारण ही इनको श्वेत रुधिर कणिकाएं बोलते हैं। ये श्वेत रुधिर कणिकाएं केंद्रक युक्त होती है, यानी कि इनमें केंद्रक पाया जाता है। अब ये भी दो प्रकार की होती है, कणिकाणु या कणिका युक्त, और दूसरा हो गया अकणिकाणु यानी कणिका विहीन। कणिकाणु 3 प्रकार की होती है, न्यूट्रोफिल, दूसरा हो गया इयोसिनोफिल, और तीसरा हो गया बेसोफिल। श्वेत रक्त कणिकाओं में संख्या के हिसाब से सबसे ज्यादा न्यूट्रोफिल पाई जाती है। ये एक प्रकार की भक्षक कोशिका है जो बाह्य प्रतिजनों का भक्षण करती है। फिर अकणिकाणु के 2 भाग हैं। अकणिकाणु, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। लिम्फोसाइट 3 प्रकार की है, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, और तीसरा है प्राकृतिक मारक कोशिका। प्राकृतिक मारक कोशिका। जो ये मोनोसाइट है, ये महाभक्षक कोशिका है। महाभक्षक, जो बाह्य प्रतिजनों का भक्षण करती है और हमारे को बीमारियों से बचाती है, प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करती है। तीसरा है हमारा प्लेटलेट्स, बिंबाणु। इन्हें थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं। ये भी केंद्रक विहीन होते हैं। इनका जीवन काल 10 दिन होता है और ये ब्लड में 3 लाख प्रति घन मिलीमीटर होता है। इनकी संख्या ब्लड में 3 लाख प्रति घन मिलीमीटर होती है। अब हम देख लेते हैं रक्त के कार्य। इनका भी एक कार्य और है, रक्त का थक्का बनाने का। चोट लगने पर रक्त के बहने को ये रोकता है
अब हम इन सबके कार्य देख लेते हैं, रक्त के कार्य। रक्त के कार्य, पहला कार्य है पोषक तत्वों का परिवहन। दूसरा हो गया हार्मोनों का परिवहन। तीसरा हो गया O2 व CO2 का विनिमय या परिवहन। चौथा हो गया ये pH का नियंत्रण करता है। पांचवा हो गया ताप नियंत्रण का कार्य करता है। छठा है प्रतिरक्षा का कार्य करता है। ये ब्लड के कार्य हो गए। एक बार दोबारा देख लेते हैं। पोषक तत्वों का परिवहन, हार्मोनों का परिवहन, O2 व CO2 का विनिमय या परिवहन, pH का नियंत्रण करता है, ताप नियंत्रण करता है और हमें रोगों से बचाता है यानी कि प्रतिरक्षा का कार्य करता है। अब हम देख लेते हैं रक्त के प्रकार। लाल रक्त कणिकाओं में A व B प्रतिजन पाए जाते हैं। A व B प्रतिजन पाए जाते हैं। इन प्रतिजनों की उपस्थिति के आधार पर हमारा ब्लड यानी कि रक्त 4 प्रकार का होता है। जैसे A प्रतिजन यदि उपस्थित है तो हमारा ब्लड ग्रुप हो जाएगा A, और B प्रतिजन उपस्थित है तो हमारा ब्लड ग्रुप हो जाएगा B, और यदि दोनों ही उपस्थित है तो ये हो जाएगा AB, और दोनों ही प्रतिजन अनुपस्थित है तो हमारा ब्लड ग्रुप हो जाएगा O यानी कि 0। यहाँ O का मतलब है 0 यानी कि कोई प्रतिजन नहीं है। एक और प्रतिजन पाया जाता है हमारे ब्लड में इनके अलावा RH कारक। इसकी उपस्थिति के आधार पर ब्लड को हम धनात्मक और ऋणात्मक कह सकते हैं। इसकी उपस्थिति होती है तो RH धनात्मक, और RH की अनुपस्थिति होती है तो RH ऋणात्मक। हमारे पूरे विश्व में 85% लोग RH धनात्मक है यानी कि RH पॉजिटिव है। जैसे ब्लड ग्रुप होता है A पॉजिटिव, A निगेटिव, B पॉजिटिव, B निगेटिव, तो वो RH कारक ही है। RH कारक यदि उपस्थित होता है तो पॉजिटिव, और यदि अनुपस्थित होता है तो निगेटिव। ध्यान रहे इस बात का। नेक्स्ट लेते हैं हृदय। हाँ, तुम पढ़ेंगे हृदय। हृदय एक मांसल और पेशीय बंद मुट्ठी के आकार का होता है। इसके 4 भाग होते हैं यानी कि 4 कक्ष होते हैं, 2 आलिंद और 2 नीले। ऊपर के 2 छोटे 2 आलिंद होते हैं और नीचे के 2 बड़े होते हैं जो नीले होते हैं। तो 2 आलिंद और 2 नीले में ये बटा होता है 4 कक्षों में। अब इसमें शरीर से अशुद्ध रक्त महाशिरा के द्वारा इसमें प्रवेश करता है। महाशिरा से दाएं आलिंद में, दाएं आलिंद से दाएं नीले में, त्रिवलन कपाट से होकर के ये जब कपाट खुलते हैं तो लब और डब की आवाज़ आती है। तो दाएं नीले से ये फुफ्फुस धमनी के द्वारा होता हुआ फेफड़ों में जाएगा और फेफड़ों में इसका शुद्धिकरण होगा यानी कि ऑक्सीकृत हमारा रक्त हो जाएगा। फिर फुफ्फुस शिरा के द्वारा ये वापस हृदय में आता है और बाएं नीले आलिंद में आकर के
बाएं नीले से होकर के महाधमनी से होकर शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचता है। तो इस प्रकार से हमारा जो हृदय है ये रक्त को पंप करने का कार्य करता है। रक्त का शुद्धिकरण फेफड़ों में होता है। रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? फेफड़ों में। और हमारा हृदय केवल ब्लड को पंप करने का कार्य करता है। हम यहाँ देखेंगे ये जो कपाट होते हैं, त्रिवलन कपाट और द्विवलन कपाट, ये जब खुलते और बंद होते हैं, खुलते और बंद होते हैं तो लब और डब की आवाज आती है। हृदय में ब्लड 2 बार आता है, एक बार महाशिरा के द्वारा और दूसरा फुफ्फुस शिरा के द्वारा। तो इस 2 बार ब्लड के आने को हम दोहरा रक्त परिसंचरण तंत्र बोलेंगे। दोहरा रक्त परिसंचरण तंत्र बोलेंगे। ये केवल हृदय ब्लड को पंप करने का कार्य करता है। एक बार दोबारा देख लेते हैं। हमारा जो हृदय है, यानी कि रक्त एवं परिसंचरण तंत्र पढ़ रहे हैं, हमारा जो परिसंचरण तंत्र है वो बंद प्रकार का पाया जाता है। यानी कि हमारा जो ब्लड है ये रक्त वाहिनियों में प्रवाहित होता है या बहता है, खुला नहीं बहता है। और इसमें जो उत्तकों से, शरीर से, कोशिकाओं के विभिन्न भागों से अशुद्ध ब्लड महाशिरा के द्वारा हृदय में आता है। और हृदय के कौन से भाग में आएगा? सबसे पहले दाएं आलिंद में, दाएं आलिंद से दाएं नीले में, दाएं नीले से फुफ्फुस धमनी के द्वारा ये फेफड़ों में जाता है, फेफड़ों में शुद्ध होकर के फुफ्फुस शिरा के द्वारा वापस हृदय में आता है बाएं आलिंद में, बाएं आलिंद से बाएं नीले में, बाएं नीले के द्वारा ये महाधमनी के द्वारा शरीर के पूरे भाग में चला जाता है। अब हमारा इसका एक और भाग रह गया, रक्तवाहिनियां। रक्तवाहिनियां 2 प्रकार की होती है, धमनी और शिरा। रक्त वाहिनियां, रक्तवाहिनियां 2 प्रकार की होती है, शिरा और धमनी। शिरा में अशुद्ध रक्त बहता है और धमनी में शुद्ध रक्त बहता है। दोबारा देखेंगे, रक्त वाहिनियां 2 प्रकार की होती है, धमनी और शिरा। शिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है और धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है। अब देखेंगे अशुद्ध रक्त शरीर से हृदय की ओर, शरीर से हृदय की ओर जाएगा शिराओं के द्वारा। और धमनी में क्या होता है? शुद्ध रक्त हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में जाएगा। एक बार दोबारा देख लेते हैं। शिराओं में जो अशुद्ध रक्त बहता है वो शरीर के विभिन्न भागों से होकर हृदय में जाएगा, और धमनियों में जो शुद्ध रक्त बहता है ये हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा परिसंचरण तंत्र पूरा हुआ। धन्यवाद।